देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नतीजे भी सामने आ चुके हैं। अब बारी है नवनिर्वाचित सदस्यों के संसद में शपथ लेने और स्पीकर का चुनाव करने की, जिसके लिए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को बुलाया गया है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्य संसद में शपथ लेंगे, साथ ही स्पीकर का चुनाव होगा। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को होगा और 3 जुलाई को सत्र खत्म होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 सालों के लिए नई सरकार की रूपरेखा पेश करेंगी। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में हुए 3 अलग अलग आतंकी हमलों को लेकर कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब पवन खेड़ा ने आतंकी हमलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और कई राष्ट्रों के अध्यक्ष आए हुए थे, उसी दिन रियासी में आतंकी हमला हुआ जिसमें 9 तीर्थयात्री मारे गए। वह नज़ारा देखकर सभी दहल गए और उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं। क्या यही नया कश्मीर है? वहाँ रोज आतंकी हमले हो रहे हैं और पीएम के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा। पवन खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के समकक्ष के बधाई देने पर तुरंत धन्यवाद देते हैं, पर आतंकी हमले पर एक शब्द तक नहीं बोलते। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे सवाल करते हुए कहा कि 10 साल में 2262 आतंकी हमले हुए, 596 जवान शहीद हुए। इसका जवाब कौन देगा? किसकी जिम्मेदारी है? जम्मू कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमलों के बाद डोडा पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं जो भद्रवाह, थाथरी और गंधोह के ऊपरी इलाकों में घूम रहे हैं और आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रत्येक आतंकवादी की जानकारी देने पर 5 लाख रुपए नकद इनाम की घोषणा की। इसके साथ ही पुलिस ने कुछ फ़ोन नंबर भी शेयर किए हैं जिस पर आम जनता से इन आतंकवादियों की उपस्थिति या गतिविधि के बारे में जानकारी देने की अपील की गई है। जारी बयान में कहा गया है कि सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 46 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा के मनोनीत मुख्यमंत्री पेमा खांडू आज गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जानकारी देते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सर्वसम्मति से सभी 46 विधायकों ने पेमा खांडू को विधायक दल के रूप में चुना है। वहीं मनोनीत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, पार्टी कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं। तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बन रही है। राज्यपाल के साथ बैठक हो गई है और गुरुवार सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य करेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कल बुधवार को पुणे के इंदापुर में किसानों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि दूध की कीमत के मामले में हमें मौजूदा सरकार के सामने अपना पक्ष रखना होगा। हमें कुछ अनुदान मिलना चाहिए। अगर वे हमारी बात नहीं सुनते तो हमें सड़कों पर उतरना होगा। शरद पवार ने कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जो एक दिन में हल नहीं होंगे। मैंने कुछ दिन पहले सिंचाई विभाग से बात की थी, लेकिन मुझे पता है कि चीज़ें तुरंत नहीं होने वाली हैं। मुझे 5-6 महीने दीजिए। मुझे इस सरकार को बदलना है। आपको बता दें कि इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का दावा है कि जैसा रिजल्ट लोकसभा चुनाव में आया वैसा ही विधानसभा चुनाव में भी आएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस के गठबंधन ने 48 सीटों में से 30 पर जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक हालिया बैठक में अपनी ही सहयोगी भाजपा पर निशाना साधा है। दरअसल सीएम शिंदे का कहना है कि 400 पार वाले नारे से एनडीए को काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे जनता में गलत संदेश गया। लोगों को लगा कि 400 से अधिक सीटें लाने के बाद एनडीए संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे कदम उठा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा झूठी कहानी गढ़े जाने के कारण हमें कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ।
अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इसी बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि आखिर 400 पार कहने का क्या कारण था और इसलिए ये कहना कि हमने यानी विपक्ष ने इसे गलत तरीके से पेश किया है उचित नहीं है, जब तक कि वे हमें यह नहीं बताते कि उन्होंने 400 पार क्यों कहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लोग, उम्मीदवार और नेता हैं जिन्होंने कहा कि वे संविधान बदलना चाहते हैं। आप 400 से कम सीटों में भी संविधान बदल सकते हैं, बशर्ते आपके पास विपक्ष का समर्थन हो, लेकिन संविधान में केवल उन उद्देश्यों के लिए परिवर्तन किया जा सकता है जो नागरिकों के लिए अच्छे हों। सलमान खुर्शीद ने आगे कहा कि स्पष्टीकरण उनकी ओर से होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया है जिससे वह एक बार फिर खुद ही घिर गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी के साथ अभी भी समस्याएं हैं। सैन्य कार्रवाई से ये समस्याएं हल नहीं होंगी। जब तक हम अपने पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे हम इसे हल नहीं कर सकते। आतंकवादी सीमाओं के रास्ते आ रहे हैं और वे आते रहेंगे। कल जो भी सरकार होगी उसे भी यही सब झेलना पड़ेगा। हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमारे पास एक बड़ी यात्रा यानी अमरनाथ यात्रा आने वाली है। वहाँ होने वाली कोई भी छोटी सी घटना देश के बाकी हिस्सों में फैल जाएगी। हम कश्मीरी इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमने कभी इन चीज़ों का समर्थन नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि वे हमेशा पाकिस्तान का राग अलापते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। धारा 370 हट चुकी है। जम्मू कश्मीर में यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है और चुनाव भी आ रहे हैं। ऐसे में आतंकवादी समूह ऐसे प्रयास करते हैं और सफल भी हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दें। यह पुरानी सरकार नहीं है, यह भारत सरकार है, पीएम मोदी की सरकार है। हम घर में घुसकर मारने में सक्षम हैं। हमें अपने सुरक्षा बलों पर विश्वास करना है। उनके कारण ही हम आज जी रहे हैं। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि जल्द ही आतंकियों को मार गिराया जाएगा। नीट यूजी 2024 परीक्षा के रिजल्ट में हुई कथित धांधली को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि नीट की परीक्षा के लिए छात्र सालों तक तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। यहां तक अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो पेपर एक दिन पहले ही लीक हो गया था। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह वो इकोसिस्टम बन चुका है जहां कोचिंग सेंटर, कॉलेज सभी मिलकर पेपर लीक कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। एक मुक्त जांच करवानी चाहिए और पेपर लीक जिससे लाखों लोगों का भविष्य डगमगाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ युवा बेरोजगार है, दूसरी तरफ जब वे मेहनत करके पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। उनके साथ अन्याय हो रहा है। नीट के रिजल्ट में हुई कथित गड़बड़ी के मामले में कई छात्रों ने अदालत का रुख किया और परीक्षा आयोजित कराने वाली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ याचिकाएं दायर की। अब एनटीए के खिलाफ दायर इन्हीं याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एजेंसी को नोटिस जारी किया है। बता दें कि इन याचिकाओं में पेपर लीक होने, प्रश्न में विसंगति और नीट परीक्षा 2024 में प्रतिपूरक अंक देने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं अब अदालत द्वारा मामले की सुनवाई को 5 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब चुनाव शुरू हुआ तो भाजपा का समर्थन करने वाले मीडिया ने कहा कि उन्हें 400 सीटें मिलेंगी। प्रधानमंत्री 400 पार कह रहे थे, उनके सभी वरिष्ठ नेता 400 पार कह रहे थे। एक महीने के बाद वे 300 पार कहने लगे और कुछ समय बाद 200 पार, और सभी ने चुनाव का परिणाम देखा। राहुल गांधी ने कहा कि यह कोई सामान्य चुनाव नहीं था। इंडिया गठबंधन के खिलाफ पूरा मीडिया था, सीबीआई, ईडी और पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ था। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के अनुकूल चुनाव की रूपरेखा तैयार की, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी प्रधानमंत्री वाराणसी में हार से बामुश्किल बच पाए। भाजपा अयोध्या तक में हार गई, वे उत्तर प्रदेश में हार गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि वे इसलिए हारे क्योंकि वे भारत के विचार पर हमला कर रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ट्वीट कर पीएम मोदी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने बोल दिया है, प्रेम ने घृणा को परास्त कर दिया है, विनम्रता ने अहंकार को परास्त कर दिया है।
मोदी जी के पास एक अजीब परमात्मा है जो उन्हें अडानी और अंबानी के पक्ष में निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करता है। राहुल गांधी ने आगे पीएम मोदी के इस बयान कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, इस पर भी तंज कसते हुए कहा कि मैं एक बायोलॉजिकल इंसान हूं। मेरे भगवान भारत के गरीब लोग हैं, मेरे भगवान वायनाड के लोग हैं और मैं वही करता हूं जो आप मुझे करने के लिए कहते हैं। मैं पूरे दिल से यूडीएफ मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और नेताओं, एलडीएफ मतदाताओं और वायनाड के हर एक व्यक्ति का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि लोकतांत्रिक प्रगति के हमारे सामूहिक संकल्प को आगे बढ़ाने के मेरे फैसले से आप खुश होंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे जुमलों की 10 साल की हकीकत सामने आ गई है। हमारा उद्योग इतनी बुरी हालत में है कि हमें काम करने के लिए चीनी टेक्नीशियंस को आयात करना पड़ता है। जयराम रमेश ने कहा कि इस विषय पर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री से कुछ सवाल। पहला, 10 साल बाद हमने भारत में पर्याप्त टेक्नीशियंस को प्रशिक्षित क्यों नहीं किया? स्किल इंडिया का क्या हुआ? दूसरा, चीन द्वारा हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा करने और अरुणाचल में गांव बनाने के बाद हम उपकरणों के लिए उन पर इतने निर्भर क्यों हैं? मेक इन इंडिया का क्या हुआ? क्या ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं था? तीसरा सवाल, पिछले 10 सालों में एमएसएमई क्षेत्र क्यों तबाह हो गया, जिससे प्रशिक्षित टेक्नीशियंस की कमी हो गई जो कि बड़ी फैक्ट्रियों में जा सकते हैं। जब आप देश के संसाधनों को अपने कॉरपोरेट मित्रों को सौंप रहे थे तो क्या आपको यह एहसास नहीं था कि इसका यह नतीजा होगा? कुवैत की एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 40 भारतीय हैं। इस हादसे में 50 लोग घायल हुए, जिनका अलग अलग 5 अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में आग से 40 भारतीयों की मौत के बाद कल बुधवार रात मामले पर बैठक की। पीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ताज़ा हालात का जायजा लिया गया। समीक्षा बैठक में मरने वाले भारतीयों के परिवारों को पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि कुवैत की आग से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश करेगी। देश के 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल बुधवार को नई सरकारों का गठन हुआ है, जहां टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो वहीं ओडिशा में बीजेपी नेता मोहन चरण मांझी ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मांझी के साथ कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बता दें कि आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 175 विधानसभा सीटों में से 164 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो वहीं ओडिशा में बीजेपी ने अपने दम पर पहली बार सरकार बनाई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।